मैं अमितेश सिंह और आपने देखना शुरू किया है अमितेश टाइम्स। अमितेश टाइम्स में आपका स्वागत है। गम के अंधेरे में कैद हूँ, बेघर नहीं हूँ मैं, ठोकर न यूं लगा, पत्थर नहीं हूँ मैं। आगे की खुद को राशन की कतारों में खड़ा पाता हूँ मैं, अपने ही खेतों से बिछड़ जाने की सजा पाता हूँ मैं। आज हमारे बीच में नए मेहमान के रूप में खड्डा केन यूनियन के चेयरमैन श्री सुप्रमय मालवीय जी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। सर, आपको इस चैनल पर आकर कैसा लगा? हमारे दर्शकों को बताइए आप। पहले तो आपके साथ दर्शकों को प्रणाम और अमितेश टाइम को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। सबसे अच्छी बात तो यह है कि पूरे जनपद में ऐसा स्टूडियो किसी ने नहीं बनाया जैसा कि आपने बनाया, और युवा हैं आप। हमारी मंगल कामना आपको और आपके चैनल को है। धन्यवाद सर। इतनी सारी उपलब्धियां आपके पास है और विरासत में भी ढेर सारी उपलब्धियां आप पाए हैं, जैसे आप अपने पिताजी से। तो ये सारी उपलब्धियां होते हुए भी एक सरल स्वभाव आपका देखने को मिलता है, सहज स्वभाव देखने को मिलता है सर। हमारे दर्शकों को भी आप बताएं कि इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे आपको मिली, शिक्षा दीक्षा आपका कैसे कहाँ से प्रारंभ हुआ, और पारिवारिक कुछ स्थितियां, अपना व्यक्तिगत कोई परिचय आप ही के द्वारा आपके मुखारबिंद से हम जानना चाहेंगे, आप अपने दर्शकों को लिए। पहले तो मैं बता दूं, मेरे बाबा स्वर्गीय श्री रमाकांत मालवीय और लोहिया जी के साथ पढ़े थे जी सर। और उनके साथ स्वर्गीय राम नगीना मिश्रा जी जो यहाँ के 4 बार सांसद रहे जी। वो भी थे। हम लोग क्लासमेट थे जी। और दोनों लोग? दोनों लोग। अच्छा अच्छा। दोनों का तीनों लोग, लोहिया जी और राम नगीना मिश्रा जी और जी मेरे बाबा जी। जी। तो उस समय कांग्रेस और कांग्रेस का एंटी 2 ग्रुप होता था, जी जिसमें समाजवादी, जनसंघ सब लोग थे। जी। तो एक कांग्रेस थी, एक कांग्रेस का एंटी ग्रुप होता था। जी तो मेरे बाबा सोशलिस्ट विचारधारा के थे जी। और सोशलिस्ट विचारधारा के साथ साथ मेरे पिताजी जब राजनीति में आए तो ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ था जी। और उस समय जब बाढ़ आती थी तो भैंसहा नदी का बाढ़ वहां से 17 किलोमीटर दूर तक जाता था। जी। पिताजी बताते थे कि उस समय के लोग एक टाइम उपवास करके उनके साथ आंदोलन करते थे जी। और उनके आंदोलन का दिन रहा कि जितने बंधे बने हुए हैं वो समस्त क्षेत्रवासियों का देन था। इस समय जो बंदे दिख रहे हैं जी उन बंदों की बात आप कर जी रहे हैं? जी जी। उसके जनक मेरे पिताजी थे। अच्छा। और जनता को लेकर लड़ते थे। जी। और पिताजी खुद कहते थे कि लोग एक टाइम खा करके, एक टाइम उपवास करके उस आंदोलन उनका साथ देते थे उस समय? जी। और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार को मजबूर होकर के उस बंधे को बनवाना पड़ा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। आप देखिए ना जितने बंधे हैं, अभी उसके बाद कोई दूसरा बंधा बना नहीं है। उस समय आप जो बंधे की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक का वो बंधा उस जमाने में आपके पिताजी के द्वारा बंधवाया गया? पिताजी के आंदोलन के द्वारा। आंदोलन के द्वारा। पिताजी विपक्ष में थे, कांग्रेस की सरकार थी। जी जी। कहाँ से कहाँ तक वो आप माना जाए? भेड़ियारी से चलेंगे, बीराबार ठोकर होते हुए और आप पनियामा तक आ जाएंगे। जितने बंधे दिखाई दे रहे हैं मन पुल बनने के पहले का। फिर संघर्षों की लड़ाई आप बता रहे थे? जी जी। तो यह संघर्ष मैंने पिताजी से देखा और आगे हमारे जीवन पर किसी का प्रभाव पड़ा तो वर्तमान सांसद माननीय विजय दुबे जी का। तो सांसद होने के बाद दिन रात जनता के बीच में रहते हैं, दिन रात जनता के लिए लगे रहते हैं, तो उनका भी मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ओके जी। और शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई है? शिक्षा दीक्षा मेरा मूल गांव मड़ार बिंदवलिया है। प्रारंभिक शिक्षा जी, कहाँ से? वही बता रहे हैं, मड़ार बिंदवलिया में बरई पट्टी एक जगह है। ओके। वहाँ प्राइमरी स्कूल में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई 3 तक। उसके बाद 4 में मैं यहाँ भारतीय शिशु मंदिर खड्डा आ गया। 4 से लेकर 8 तक यहाँ पढ़ा। उसके बाद श्री गांधी किसान इंटर कॉलेज जो है वहाँ से मैं इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया। उसके बाद मैं चला गया गोरखपुर, दिव्यनाथ विद्यालय से मैं बीए किया और फिर एमए में वहाँ से साकेत। वर्तमान में आप केन यूनियन के चेयरमैन भी हैं जी खड्डा के, और सारी उपलब्धियां हैं और किसानों के कच्चे नेता भी माने जाते हैं आप।
क्या कभी मन में ऐसा ख्याल आपको नहीं आया कि हमें भी विधायकी की दावेदारी करनी चाहिए या टिकट मांगनी चाहिए सर? देखिए, मैं टिकट 2017 में भी मांगा और 22 में भी मांगा। 17 में आप मांगे थे? जी, 17 में। 22 में भी आपने मांगा था? जी, 22 में मांगा। क्या कारण था सर दोनों में नहीं मिला? देखिए, पार्टी में मांगने वाले कई लोग होते हैं। जी, पार्टी अपने हिसाब से देती है। जी, पार्टी ने 17 में टिकट दे दिया जराशंकर तिवारी को, जी, तो हमने उनका प्रचार किया। जी, 22 में सीट गठबंधन में चली गई, क्या? विवेकानंद पांडे जी पाए, जी, तो हम लोग उनका प्रचार किए। जी। मैं उस मुद्दे पर फिर से आता हूँ सर जी, कि आपने 17 में भी टिकट मांगा, जी, आपने 22 में भी टिकट मांगा जी। और आप कह रहे हैं कि मैं 27 में भी टिकट मांग रहा हूँ, मांगूंगा, मांग रहा हूँ। मांग रहा हूँ। जी। कोई आश्वासन शीर्ष नेतृत्व से मिला है 27 के लिए आपको? इस समय जो भी जाएगा तो पार्टी यह कहती है कि आप जाइए जनता के बीच में, जी, अच्छा काम करिए, जी, आपका अच्छा फीडबैक होगा तो आपको टिकट दिया जाएगा। जी। तो इस समय पार्टी किसी को मना नहीं करती कि टिकट नहीं दिया जाएगा। समझौते में जो 2022 में ये सीट गया खड्डा विधानसभा का, क्या उस समझौते के दौरान आप भी उस पार्टी से वो टिकट मांगे थे जिस पार्टी से नहीं, वर्तमान विधायक जी ने मांगा था? नहीं, नहीं, आप नहीं मांगे नहीं, थे? हम लोग कारण क्या था सर न मांगने का? हम लोग भाजपा में ही मांगे थे। हाँ। हम लोग मान लीजिए भाजपा की राजनीति करते हैं, भाजपा से मांगे थे, दूसरा हम्म, पार्टी के तो हम लोग मेंबर भी नहीं है, हम्म। तो हमको मांगने का क्या अधिकार है? क्या वर्तमान विधायक उस पार्टी के मेंबर हैं? हाँ, इस बार मेंबर है वो। मेंबर हुए थे अब कि हुए कि पहले से हैं? नहीं, जब मेंबर कोई हो जाता है तभी टिकट मिलता है। नहीं, नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ सर हम्म। कि वो उस समय मेंबर बने टिकट के लिए कि उसके पहले से मेंबर थे उस पार्टी नहीं, के? नहीं, पहले से तो भाजपा में ही थे वो। वही तो मैं जानना चाहता हूँ पहले सर से भाजपा में ही थे। कि केवल टिकट के लिए मेंबर बने क्या? नहीं, जब गठबंधन में सीट चली गई हाँ, तब वो मेंबर बने उसका। टिकट के लिए। अब ये तो आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। मेरा काम है सर सिर्फ माध्यम होना। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं माध्यम हूँ बिल्कुल, बिल्कुल। जनता और आपके बीच का जी। कि 2027 में जब टिकट का बंटवारा होगा या टिकट मिलेगा, अब मान लीजिए इस बार समझौता में ये सीट नहीं गया और ये सीट चला गया भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उस समय वर्तमान विधायक जी जो इस समय हैं, क्या फिर से वहां से कार्यकर्ता पद से इस्तीफा देंगे या मेंबरशिप से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में आके फिर यहाँ भी टिकट मांगेंगे, या आप लोगों के लिए यह रास्ता क्लियर करेंगे कि नहीं अब बीजेपी के कार्यकर्ता ही आएंगे? सर इस पे क्या समीक्षा करना चाहेंगे? देखिए, इसका जवाब तो माननीय विधायक दे सकते हैं। जी, इसका जवाब हम कैसे दें? एक संक्षिप्त नहीं, उनके विवरण। मन में क्या चल रहा है, जी, इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? अच्छा, आपसे मैं एक चीज पूछूं सर कि आपको अगर उस समझौते वाली पार्टी से ऑफर मिले और समझौते में ये अगर सीट जाती है, तो क्या आप टिकट लेना पसंद करेंगे या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के फिर सेवा भाव में लगे रहेंगे सर? नहीं, हम भाजपा से ही टिकट मांग रहे हैं, भाजपा से ही लड़ेंगे। यानी कि यहाँ जब भाजपा देगी तभी आप जी, चुनाव लड़ेंगे, जी, भाजपा नहीं देगी तो आप अन्य दल से चुनाव नहीं नहीं लड़ेंगे। यही मैं जानना चाहता था जी, सर, जी। यही जानना चाहता था हमारे दर्शकों के लिए। अगर आपको टिकट 2027 में मिल जाता है तो आपका विजन क्या होगा सर? बहुत अच्छी बात आपने कहा। जी। पहला विजन तो है, जो हमारे यहाँ से पलायन हो रहा है, इस पलायन को रोजगार में परिवर्तित करना। ओके। दूसरा होगा, खेती कैसे फायदेमंद बने, हम्म, उसके लिए जैसे कोल्ड स्टोरेज है, हम्म, केले की मंडी है। किसानों के उचित मूल्य हम्म, मिले, हम्म, बेरोजगारों को रोजगार मिले, जी, 2 विजन। जी। तीसरा और कोई? शिक्षा है। शिक्षा में किस तरह का परिवर्तन करना चाहेंगे आप? शिक्षा में हम चाहते हैं कि यहाँ पे रोजगार परक शिक्षा के स्कूल खोले जाएं, ओके। और शिक्षा के साथ साथ मेरा सबसे प्रमुख विजन होगा वृद्धाश्रम खोलने का। एक ठीक और है चीज है जी। जो अपने इलाके में बहुत जरूरी है, हाँ, वो है स्वास्थ्य। ओके। आपका परिवार लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहा है, जी, ठीक है, और आपके पिताजी एक बार ब्लॉक प्रमुख और 2 बार ग्राम प्रधान और केन यूनियन के चेयरमैन वो भी 2 बार। रह चुके हैं, वो भी रह चुके हैं 2 बार। सही है सर? जी, ठीक है। आप उन्हीं की विरासत को राजनीति में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या उन्हीं के विरासत को संभाले हुए हैं और उनके नक्शे कदम पर आप वर्तमान में चल भी रहे हैं? खड्डा केन यूनियन के चेयरमैन भी हैं और इस जिले के सबसे बड़े किसानों के नेता भी आपको ये तो माना आपका जाता है। बड़प्पन है। नहीं, मैं मानता हूँ, जी, आज जिससे मैंने पूछा है वो भी मानते हैं जी, कि कुशीनगर जिले में किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में आपको माना जाता है सर। एक बार सुनने में मुझे आया है कि लखनऊ के एक बड़े मंच पर आपकी उपस्थिति
किसान के मुद्दों को लेकर रही। अब उसमें आप भोजपुरी में भाषण दिए थे, जी, ये सही है? जी, और उस मंच पर ये भी सुनने में आता है कि वर्तमान इस प्रदेश के मुखिया जी, श्री योगी आदित्यनाथ जी की भी उपस्थिति रही जी, जी, और उन्होंने ताली भी बजाया था जी, जी, और उन्होंने शाबाशी भी आपको दी थी, जी, 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 ठीक है? जी, ये कैसा महसूस करते हैं इतनी सारी उपलब्धियों को पाने के बाद आप? जी, जी। देखिए, उस उपलब्धि में सबसे बड़ा दिन इस सूबे के मुख्यमंत्री हम लोगों के आराध्य जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का था। जी, उन्होंने पूरे प्रदेश से जी, 16 किसानों को बुलाया था जी, और पूर्वांचल से, जी, पूरे गोरखपुर, बनारस क्षेत्र से जी, अकेले मैं था जी, और हमको छोड़कर जो 15 लोग थे, जी। वो मेरे पिताजी की उम्र के थे। अच्छा, मतलब मैं उन लोगों में एकदम छोटा था जी, और जब हम लोग वहाँ गए, हुँ, लोक भवन में बड़े-बड़े लोग ही जाते हैं, हुँ, बड़ी-बड़ी कैबिनेट की मीटिंग होती है, हुँ, तो महाराज जी ने लोक भवन में हम लोगों को बुलाया था। हुँ, तो जब हम लोक भवन में हम लोग गए, हुँ। तो पहले उस समय होते थे कैंट कमिश्नर भूस रेड्डी साहब, मैं किसान के रूप में ही गया था। जी, किसान नेता के रूप में। जी, जी। तो भूस रेड्डी साहब ने कहा कि अगर आप लोग थोड़ा भी विचलित हो रहे हो, तो आप हुँ, लोग हुँ, मत बोलिएगा, हुँ, क्योंकि महाराज जी के सामने हुँ, सोच समझ के ही आप लोग बोलिएगा। हुँ, तो हम कहे चलिए, जैसे लोग बोलेंगे, बोलेंगे। हुँ, लेकिन जब बोलने की बारी आई, जो हुँ, मेरे पिताजी के साथ, पिताजी भी चेयरमैन थे, हुँ, उनके साथ भी जो चेयरमैन थे, आज भी पश्चिम में वो लोग हैं चेयरमैन। हुँ, तो मैं देखा वो लोग महाराज जी को देख कर के थोड़ा-सा हड़बड़ा जा रहे थे, अच्छा। जो अच्छे-अच्छे नेता हैं। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन मेरा 16वें नंबर पे था, सबसे अंतिम में था। आपका स्पीच। जी, जी। जब मुझे मौका मिला, तो मैं तय किया कि मैं अपनी माटी की भाषा में बोलूँगा। ये पहले से तय करके आप गए थे नहीं, कि नहीं, अचानक आपने तय किया? अचानक तय किया अचानक तय किया, जी। और हम अपने माटी की भाषा में बोले। मुझे ये भी नहीं लगा कि मैं क्या बोला हूँ, अच्छा। जो सच्चाई है। जी। लेकिन उस भाषण में महाराज जी का ताली बजाना हुँ, और उसके बाद महाराज जी के भाषण को जब मैं सुना, हुँ। तो मेरे पास बता दो कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशी का वो दिन था। क्या आप उन्होंने कहा? उन्होंने कहा हुँ, कि आप इतना अच्छा इसलिए बोल रहे थे हुँ, क्योंकि आपको ज़मीन का अनुभव है। आप ज़मीनी नेता हैं। हुँ, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं इसलिए आप इतना सत्य बोल रहे थे। हुँ, और एक लाइन और उन्होंने बहुत अच्छा बोला। हुँ। कहा अगर आप ऐसे ही बोलते रहे तो आने वाले विधानसभा में बैठे लोगों की नींद हराम कर देंगे। ये मुझे बहुत अच्छा जी, लगा। जी। उन्होंने कहा कि आपको अनुभव है, हुँ, इसलिए आप बोल रहे थे हुँ, और सत्ता में आने के बाद हुँ, आदमी नीचे की चीज़ों को भूल जाता है। हुँ, तो आपने कई बिंदुओं पर मेरा ध्यान आकर्षण भी कराया है। हुँ, यह महाराज जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी हुँ, और जब महाराज जी चले गए और जब मैं वहाँ से निकला, हुँ, तो इधर के जितने लोग थे, हुँ, हमको जैसे लगा था कोई हम चुनाव-उनाव जीते हैं। हुँ, वहाँ टाँग लिए लोग और पूरा माला-वाला पहना के बड़ी स्वागत किए। हुँ, बाद में जब रिकॉर्डिंग आई तब मैं देखा कि मैं बोला क्या हूँ। हुँ। नहीं, इसकी चर्चा है और ये प्रश्न मेरे पास आया था कि ये पूछिए गए आप, जी, क्योंकि आपने मैं वही बोला जो सत्य था। इस विधानसभा का आपने मान-सम्मान जी, प्रदेश के इतने बड़े मंच पे जी। आपने बढ़ाया, इसके लिए पूरा ये विधानसभा आपको धन्यवाद देना चाहता है सर। तो मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ सर, ये अर्ली वैरायटी गन्ना, एक 0238, 18, 15023, 98014, 14201 इन तमाम वैरायटियों के जो गन्ने हैं, एक लिस्ट और एक सूची मेन गेट पे चिपकनी चाहिए कि ये अर्ली है, ये सामान्य है और ये रिजेक्ट है। लिखवाए हैं। नहीं, जैसे मेन गेट पे नहीं है। यहाँ पर अभी आप जाएँगे, हाँ, खड्डा आईपीएल में जाएँगे या हाँ। जो इनके क्रय केंद्र हैं, मैं आईपीएल में गया था हुँ। यही पूछने के लिए, जानकारी लेने के जहाँ लिए। तौल होता है, मेन मुख्य गेट पे मैं चाहता हूँ एक एक बड़ा-सा बोर्ड लगे जहाँ सर। तौल होता है, हाँ। वहीं पे लगाया गया है। नहीं, मैं वहाँ नहीं चाह रहा हूँ सर। हुँ। मैं आपसे कह रहा हूँ एक हाँ, किसान लग नाते जाएगा। होने जी, कि जी। सर एक बड़ा-सा फ्लैक्स लगे, हाँ, आज ही एक बात बड़ा-सा बोर्ड लगे, हाँ, ठीक। वहाँ पे एक लाइन में लिखा जाए कि ये अर्ली वैरायटी है, हुँ। एक लाइन में लिखा जाए सामान्य वैरायटी है, एक लाइन में लिखा जाए ये रिजेक्ट वैरायटी जी। है जो आपको नहीं बोना है। अच्छा सुझाव आपका। अच्छा, मैं एक सुझाव दे रहा हूँ जी, सर, बिल्कुल। ये हमारे लोगों ने बोला है कि एक सुझाव बिल्कुल, दीजिएगा। बिल्कुल। ये सुझाव दे रहा हूँ। सर होता क्या है ना, यहाँ का किसान जान ही नहीं पा रहा है 3-4 गन्नों को छोड़कर कि अर्ली कौन है, सामान्य कौन है, रिजेक्ट कौन है। बड़ी प्रॉब्लम इसमें हो रही है सर। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया जी, और इस समय मैं नेता बन के नहीं, मैं किसान बन के आपको जवाब भी देना चाहता हूँ। जी सर। देखिए किसान सब जानता है, जी। लेकिन किसान की एक मजबूरी है। हुँ,
उसकी मजबूरी है कि जो लो लैंड इलाका है उसमें अर्ली गन्ना होता ही नहीं। ठीक है, लेकिन वहां पे और 9301 तो हो रहा है। सुनिए ना, वही बता रहा है, 9301 छिलाई में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होता है। और छिलाई का प्रॉब्लम तो हर जगह हो गया। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो गन्ना कटर मशीन आ जाए। ये बात, ये भी प्रश्न आया है मेरे पास। आप जो प्रश्न करेंगे उसको मैं पहले ही जवाब दे रहा हूँ। मैं किसान भी तो हूँ जी सर। तो मैं इसके लिए शाहजहांपुर भी गया था। अच्छा। और मैं वहाँ गन्ना मंत्री के मीटिंग में इस बात को उठाया जी कि हमको गन्ना कटर मशीन दीजिए, जी। क्योंकि आप 30 रुपया कुंटल बढ़ा रहे हैं और 70 रुपये कुंटल मेरा लेबर ले रहा है। तो बढ़ा हुआ तो वही ले रहा है। अब लेबर भी होशियार है, वो भी जान जा रहा है 30 रुपये बढ़ा है। 1 मिनट के लिए रोकेंगे, फिर वहीं से शुरू करेंगे जहां आप हैं। लोलैंड और अपलैंड की बात अभी आपने किया है। अपलैंड पर कम लागत में अच्छी उपज, लोलैंड पर ज्यादा लागत में कम उपज। इसका कोई ऐसा कोई वैकल्पिक मतलब वो नहीं है, रास्ता नहीं है कि जहां से जितना अपलैंड पे हम अपने गन्ने से निकाल रहे हैं आय दोगुना करके, उतना हम लोलैंड से भी निकालना। ऐसी कोई प्रजाति है गन्ने की सर, सामान्य में ही हो, नो अर्ली में हो, सामान्य में हो, जानकारी किसानों को आप दीजिए कि उस गन्ने पे किसान ज्यादा फोकस करे, सामान्य क्या ही हो, अर्ली में नहीं है तो। देखिए, आपका ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है जी। सच्चाई है कि हम भी रिसर्चे कर रहे हैं, लोलैंड खेत हमारे पास भी ज्यादा है जी। कि कौन सा गन्ना टिक रहा है जी। लेकिन पहले BO 91 प्रजाति का गन्ना था जो रुका हुआ था। उसके बाद 92,423 कुछ दिन रुका था, फिर 38 रुका था। 38 तो पूरे यूपी की वेरायटी थी। 38 लोलैंड के लिए था सर? हाँ, चलता था 38 में। हाँ, चलता था लोलैंड में। अच्छा। लेकिन आज के डेट में जैसे 38 एक ऐसी वेरायटी थी जो पूरे भारत में जाएंगे उसको लोग जानते हैं। बस बाकी गन्ना यहाँ बोया जाएगा, महाराज में नहीं बोया जाएगा और लखीमपुर में नहीं बोया जाएगा। लेकिन 38 ऐसा था जो सब जगह चलता था। और 38 के जाने के बाद किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। 38 का देखिए विकल्प नहीं मिल रहा है। और हम लोग भी जैसे कोई कदा लोलैंड में होता है, ला के बोते हैं, पता चलता है सूख गया, या पता चला कि उसको बोए और यहाँ के पता चला रिजेक्ट प्रजाति का आ गया। तो ये प्रॉब्लम होने के चलते हम लोग मिलों पर ही दबाव बना रहे हैं कि आप ही मंगा के दीजिए। 38 जो है रेड राड रोग से बहुत ज्यादा ग्रसित हो गया। जी। कारण क्या है सर उसमें? देखिए, कोई भी बीज एक जमीन पे बहुत दिन नहीं चलता है। जब वो चलते चलते रहता है, उसके जो दुश्मन कीट कह सकते हैं, दुश्मन कीट और वो आ जाते हैं और जान जाते हैं कि इसकी क्षमता कितनी है, फिर उससे वो पावरफुल हो जाते हैं, फिर दवा का भी असर नहीं पड़ता है। तो लोलैंड पे आप कौन सा गन्ना किसानों को कहेंगे बोने के लिए? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी खुद रिसर्च कर रहे हैं। अगर वर्तमान में लगाना हो तो कोई ऐसा गन्ना जो अभी हम लोग मिल से संपर्क किए हुए हैं। आप क्या लगाते हैं लोलैंड पे? लोलैंड पर तो हम लोग कई गन्ना ट्राई कर चुके हैं। कौन सा? लेकिन 9301 के अलावा अभी कोई चल नहीं रहा है। ओ जी जी। 98,014 भी लगाए थे जी। और इसके बाद जो 14 बता रहे थे आप, 14,201 वो लगाए थे जी। तो ये सब चला नहीं जी। 98,014 थोड़ा बहुत रोकता है जी, लेकिन कुल मिला करके हमारे पास अभी विकल्प लोलैंड का नहीं मिल पाया है, जिससे हम लोग को नुकसान भी बहुत। तो वर्तमान में 9301 किसान लगा सकता है, 98,014 लगा सकता है, विकल्प जब तक नहीं आ रहा है यही दो तब लगा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं सर कि आप फैक्ट्री से कांटेक्ट करके या रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करके इस मुद्दे को रखें कि शायद किसानों का इसमें भला हो जाए जी। कि लोलैंड पर ऐसा कोई गन्ना आ जाए जिससे कि उनकी आय दोगुनी हो जाए जी। हाँ, इस पे आप चर्चा करें। बिल्कुल, अभी गन्ना मंत्री से हम मिले थे जी। और पूरे प्रदेश के चेयरमैन लोग मिल करके इस पर किए थे, क्योंकि लोलैंड जमीन ज्यादा है और किसानों को ज्यादा नुकसान हो रहा है 38 के चले जाने के बाद जी 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 जी। वो बेचारे एक ही साल गन्ना रख पा रहा है जी। किसानों पर आप कुछ कहना चाहेंगे, किसानों के दर्द पे? देखिए जी, किसान जो होता है वास्तव में वो अन्नदाता ही नहीं होता है, वो कपड़ा दाता भी है। किसान के ही फसल से आपका कपड़ा भी बनता है जी। बहुत प्रोडक्ट हैं जो किसान के ही फसल से बनते हैं जी। और किसान के दिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अच्छे हुए हैं। यही 280 रुपये कुंटल गन्ने का दाम मिलता था, वो भी 4 किस्तों में जी। आज आपको 401 मुश्त मिलता है और 15 से 20 दिन के अंदर किसान के खाते में आ जाता है बिना किसी जोर जबरदस्ती के जी। आप तो शायद न जानते हो, लेकिन जो बुजुर्गवार हैं पूछिएगा, किसान का गन्ना भर गिरता था पर्ची, अन्य लोग भजाते थे। यही भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी और कल्याण सिंह इस सूबे के मुख्यमंत्री बने और ओम प्रकाश सिंह गन्ना मंत्री बने, तो पहली बार गन्ना मूल्य बैंकों से होने लगा और उसका नतीजा यह रहा कि गन्ना मूल्य तो कोई ले नहीं पाता है। पहली बार बैंक यह जाना कि किसान के पास भी आमदनी होती है और KCC व्यवस्था उसी की देन है। किसान का लिमिट पहली बार तय हुआ, नहीं तो किसान बैंक नहीं जाता था, वो चेक नहीं देखा था।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम्म, किसानों के पक्ष में लगातार काम हो रहा है हम्म, और आगे भी काम करने की आवश्यकता है। जी। जी 12 महीने खुले छत के नीचे अपने फसल की वो रखवाली करता है, तरह तरह के जानवरों से, तरह तरह के पशुओं से, पक्षियों से और प्रकृति के अलग अलग नुकसानों से वह 12 महीने तक झेलता है सर। 12 महीने झेलने के बाद उसके हाथ में जो रकम आती है वो बड़ा दर्द होता है सर। इन फसलों पर उसकी बेटी की शादी तय रहती है सर। इन फसलों पे किसानों का घर का आधा अधूरा काम तय रहता है सर। इन फसलों पर 12 महीने जो खर्चे आने वाले हैं वो अपनी माँ का, कभी-कभी मैंने देखा है कि अपने घर वाली का जेवर तक बंधक रख के वो फसलों में लगाता है सर। इतना कुछ लगाने के बाद सर वो जब मांगता है कि हमें 2 रुपया अधिक मिल जाए मूल्य, 4 रुपया अधिक मिल जाए, 10 रुपया अधिक मिल जाए, 20 रुपया अधिक मिल जाए, तो बड़ा कष्ट होता है सर, दर्द होता है कि हम जब किसी मॉल में जाते हैं, कोई ड्रेस खरीदते हैं तो हम कभी रेट नहीं तय करते हैं सर। ठेले पे जाके हम कोई चीज़ खाते हैं तो रेट नहीं तय करते हैं। कहीं बाजार में कोई चीज़ जाके खरीदते हैं तो रेट संभवतः तय नहीं करते हैं। लेकिन किसानों का जब कोई चीज़ लेनी वाली रहती है, अगर 2 रुपया 4 रुपया अधिक हो गया तो उस पे भी काफ़ी हंगामा होता है सर। तो उनके दर्द ऐसे दर्द हैं जिसको बयां नहीं किया जा सकता। अंत में मैं अपने युवाओं के लिए और अपने किसानों के लिए आपसे 2 लाइन सुनना चाहता हूं कि क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अंत में सर? देखिए, किसान भाइयों से तो मेरा यह निवेदन है कि उनको कभी कोई समस्या हो, जी। वो हमसे सीधे मिलें। हुँ, हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं, मेरा मोबाइल भी हमेशा चालू रहता है। बस किसी मीटिंग में हम रहेंगे, तो हो सकता है न उठे, लेकिन जैसे मीटिंग से बाहर निकलते हैं, तत्काल हम कॉल बैक करते हैं। जी। किसान भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए है कि 2027 में जब मैं आपके बीच में आऊँगा और जब मैं विधायक हो जाऊँगा, तो मेरा यही प्रयास होगा कि आप खड्डा में ही रोज़गार पाएँ, आपको यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक नए मेहमान के साथ फिर से आपके बीच में एक बार और हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद अमितेश जी। आपने हमारे इस गरीब क्षेत्र में इतना बढ़िया काम किया और जो मुद्दे हम तक नहीं पहुँचे, आपने पहुँचाया। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ही मुद्दों को पहुँचाते रहें। धन्यवाद धन्यवाद। सर। धन्यवाद सर।